वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम देखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। हम नेशनल इनकम की फर्स्ट मेथड वैल्यू एडेड मेथड, जिसको प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, उसका कंप्लीट एनालिसिस देखने वाले हैं। इसमें हम एग्जांपल्स के साथ इस मेथड को समझेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र चैनल पर अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम में मैं ये कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे, वैल्यू एडेड मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में तीन प्रकार की मेथड चलती है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों की ही वीडियो धीरे धीरे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज में आपको अवेलेबल करवा रहा हूं, आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। अब आगे देखते हैं हम वैल्यू एडेड मेथड होती क्या है, इसको कंप्लीटली समझ लेते हैं हम। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। दिस इज आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। इसको इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, प्रोडक्ट मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इन तीनों नामों से इसको जाना जाता है। वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। पहले मैं बात क्लियर कर दूं, अकाउंटिंग ईयर भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च का माना गया है। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान ही सारी नेशनल इनकम हम काउंट करते हैं। अब ये है क्या वैल्यू एडेड मेथड? वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है, जितनी भी फर्म्स है, एंटरप्राइज है, और जो वो प्रोडक्शन करती है, उस प्रोडक्शन में जो वैल्यू एडिशन होता है अलग अलग लेवल पर, उसको अगर हम सम कर दें, उसका एडिशन कर दें, तो उसी मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। और उस मेथड से हम नेशनल इनकम की काउंटिंग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। है क्या वैल्यू एडेड मेथड? सिंपल सी बात, जब हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन इस प्रोसेस से करें। किस प्रोसेस से? जिसमें हम अलग अलग फर्मों ने कितनी पेमेंट की है, कितना वैल्यू एडिशन किया है अलग अलग लेवल पे, तो उसके सम को ही वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अभी हम इसको कंप्लीट और समझेंगे। आगे देखते हैं। Under this, the national income is also measured by adding up the value addition made by the producer of the three sectors of the economy. हम सभी जानते हैं 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी कौन कौन से हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर। ठीक है, तो इन तीनों सेक्टर में जितना एडिशन हुआ है, उन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो भी नेशनल इनकम क्या हो जाएगी? निकल कर आ जाएगी। ठीक, द इंक्रीज इन वैल्यू एट ईच प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज वैल्यू एडिशन। अब ध्यान दे, फिर से कह रहा हूं, वैल्यू एडिशन का मतलब है कि अलग अलग लेवल पे प्रोडक्शन की अलग अलग प्रोसेस होती है, अलग अलग लेवल होते हैं प्रोडक्शन के। तो अलग अलग लेवल पे प्रोडक्शन के जो वैल्यू इंक्रीज होती है, जो वैल्यू एड होती है, उसको अगर सम किया जाता है, तो उस मेथड से जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो उसे वैल्यू एडेड मेथड कहा जाता है, जिसमें हम वैल्यू का एडिशन कर करके काउंट करते हैं कि कितनी नेशनल इनकम हुई है। अब आगे देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। वैल्यू एडेड मेथड में ही ये प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है। देखिए इसको, इफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एज वेल एज इंटरमीडिएट गुड्स आर इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, देन इट इज कॉल्ड डबल काउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम। जब नेशनल इनकम काउंटिंग में हम फाइनल गुड्स के साथ साथ इंटरमीडिएट गुड्स का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, उनकी वैल्यू को भी कैलकुलेशन कर देते हैं, तो वो डबल काउंटिंग हो जाती है किसकी? नेशनल इनकम की। कायदे से तो नेशनल इनकम में केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन जब हम वैल्यू एडेड मेथड का यूज करते हैं या प्रोडक्शन प्रोसेस पे हम वैल्यू एडिशन को चेक करते हैं, तो कई बार गलती हो जाती है और हम फाइनल गुड्स के साथ साथ इंटरमीडिएट गुड्स का भी कैलकुलेशन जोड़ देते हैं। तो उसी को क्या कहा गया है? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब इससे बचा कैसे जाए, कैसे अवॉइड किया जाए इसको? टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इज डन अंडर द फाइनल प्रोडक्ट मेथड एंड द वैल्यू एडेड मेथड। और इस डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बचने के लिए ही 2 प्रकार की मेथड यूज की जाती है। फाइनल प्रोडक्ट मेथड यूज करो या फिर वैल्यू एडेड मेथड यूज करो। इन दोनों ही मेथड से आप नेशनल इनकम की डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। तो देखिए, अंडर द फाइनल प्रोडक्ट मेथड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। फाइनल प्रोडक्ट मेथड जो है, उसमें हम क्या करते हैं?
कि जितना भी हमारा है वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, जितना भी प्रोडक्शन का वैल्यू हुआ है उसमें से अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स का कॉस्ट घटा देते हैं तो फिर जो हमको नेशनल इनकम मिलेगी वो क्या रहेगी, इंटरमीडिएट गुड्स उसमें इंक्लूड नहीं होगी और वो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वाइल अंडर द वैल्यू एडेड मेथड द नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाय एडिंग द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। और वैल्यू एडेड मेथड में क्या किया जाता है कि अलग अलग लेवल पर जो प्रोडक्शन के अलग अलग लेवल होते हैं, अलग अलग प्रोसेस होती है, उस पर कितना वैल्यू एडिशन हुआ है, कितनी प्राइस इंक्रीज हुई है, कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है, उसको जोड़ते जाओ, उसको ऐड करते जाओ। तो इस मेथड से भी आप क्या कर सकते हो, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हो। तो दो तरीके हैं, या तो फाइनल प्रोडक्ट मेथड यूज करो या वैल्यू एडेड मेथड यूज करो, तो उससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हट जाएगी। अब देखते हैं आगे, कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं ताकि आपको नेशनल इनकम समझने में मदद हो। जी बराबर है ग्रोस, ठीक है, जी इज इक्वल टू हमने क्या लिया है, ग्रोस लिया है। ये देखिए जी ग्रोस, N1 का मतलब है नेट, ये N1 का मतलब है नेट, जबकि N2 का मतलब है नेशनल। ये सर N1 N2 है क्या है, जैसे देख लीजिए यहां पे, यहां ये N है और फिर ये N है, तो इस पहले वाला N का मतलब क्या है, नेट, सेकंड वाले N का मतलब क्या है, नेशनल। ऐसे ही यहां पे एक ही N है तो ये फर्स्ट नंबर पे है ये N, तो फर्स्ट नंबर पे जो N होगा उसका मतलब होगा नेट, और सेकंड पोजीशन पे जो N होगा उसका नाम होगा नेशनल। डी का मतलब है डोमेस्टिक, जैसे यहां डी लिखा हुआ है तो डोमेस्टिक हो गया, ठीक है। पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस और एफसी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट। तो ये 8 तरह की अप्रोच है नेशनल इनकम में। इनकी डेफिनेशन कैसे बनाई जाती है उसका वीडियो मैं पहले ही ला चुका हूं, तो आप वीडियो जरूर देखें। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं आगे। 8 तरह की कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम में। एक जीडीपी एमपी है जिसको हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते हैं। दूसरी है जीएनपी एमपी जिसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहा जाता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये जीडीपी एफसी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर जीएनपी एफसी होती है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसी प्रकार से एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, एनएनपी एमपी और एनएनपी एफसी भी होती है। ध्यान दें, एनडीपी एफसी को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं या डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। जब आपसे डोमेस्टिक इनकम पूछा जाए इसका मतलब है आपसे एनडीपी एफसी पूछा जा रहा है। इसी प्रकार से एनएनपी एफसी को नेशनल इनकम भी कहा जाता है, एनआई, ठीक है। तो ये 8 तरह की अप्रोच है, 8 तरह की। अब देखें 3 मेजर फॉर्मूलास ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के 3 मेन फॉर्मूले हैं जिन पर पूरी नेशनल इनकम टिकी हुई है। कौन कौन से हैं वो फॉर्मूले? पहला है कि मार्केट प्राइस एमपी जस्ट इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हम बात करें तो एमपी क्या होती है, सिंपल सी बात में, तो एमपी होती है हमारी, एमपी इज इक्वल टू होता है एफसी प्लस एनआईटी। आप देख सकते हैं, ये देखिए यहां पे दिख जाएगा आपको, एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस एनआईटी, ठीक है। तो एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस एनआईटी, ठीक। ये है हमारा सबसे पहला सूत्र। अब जाहिर बात है एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस एनआईटी होता है, तो एफसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मैथमेटिक्स के अनुसार, एमपी माइनस एनआईटी, ठीक। और ऐसे ही मैथमेटिक्स के अनुसार एनआईटी क्या हो जाएगा, एनआईटी क्या हो जाएगा, एमपी माइनस एफसी। तो इसका मतलब इस एक फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले और जनरेट होते हैं, ठीक है। तो एमपी क्या होती है, मार्केट प्राइस, एफसी क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट, और एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब आगे देखते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी क्या होता है। एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स आईटी माइनस सब्सिडी। सब्सिडी को हम एसयूबी लिखेंगे, ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स को आईटी और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम एनआईटी लिखकर चलेंगे। क्लियर हो गया यहां तक। अब सेकंड फॉर्मूला आता है ग्रोस जी बराबर नेट प्लस डेप्रिसिएशन। यहां नेट कौन सा है, ये एन, नंबर 1 वाला एन है, तो इसका मतलब जी बराबर N1 प्लस डेप होता है, ठीक है। तो देखिए दूसरा फॉर्मूला हो गया हमारा ग्रोस बराबर नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ये हो गया, यानी कि जी बराबर एन प्लस डेप। अब ये एन कौन सा है, पहले वाला, ध्यान रखना। तो अगर जी बराबर N1 प्लस डेप होता है तो N1 बराबर क्या हो जाएगा, जी माइनस डेप, ठीक। और ऐसे ही डेप बराबर क्या हो जाएगा,
डेप बराबर हो जाएगा G माइनस N1, यानी कि ग्रोस में से यदि हम नेट घटा दें, माइनस कर दें, तो डेप आ जाएगा। तो ये है हमारा मेन फॉर्मूला, और इसके बेस पर ये दो फॉर्मूले और जनरेट होते हैं। फिर नेक्स्ट है नेशनल वाला फॉर्मूला। नेशनल मतलब N2, सेकंड वाला N। नेशनल N2 का फॉर्मूला क्या होता है? डोमेस्टिक D प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, NFIA। अब ये ध्यान दो, ये देखिए नेशनल, तीसरा फॉर्मूला आ गया हमारा मेन वाला। नेशनल बराबर, नेशनल इज इक्वल टू क्या हुआ? डोमेस्टिक प्लस NFIA, इट मींस N2। ये N कौन सा है? सेकंड वाला है, तो N2 इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, ये इसका फॉर्मूला हो गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब N2 इज इक्वल टू D प्लस NFIA है, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N2, D इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा N2 माइनस का NFIA। D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N2 माइनस NFIA, क्योंकि अभी अभी हमने बताया था कि क्या बताया था कि N2 इज इक्वल टू होता है D प्लस NFIA, यानी कि डोमेस्टिक इनकम में अगर नेट फैक्टर इनकम जोड़ दी जाए तो हमारे पास नेशनल इनकम मिल जाती है हमको। ठीक है, तो अगर N2 बराबर D प्लस NFIA है, तो D इज इक्वल टू क्या होगा? N2 माइनस NFIA। और इसी प्रकार से NFIA का फॉर्मूला अगर देखें, NFIA इज इक्वल टू N2 माइनस D। तो इस तरीके से अगर नेशनल में से कोई भी नेशनल इनकम की अप्रोच हो, उसमें से अगर डोमेस्टिक इनकम घटा देंगे तो NFI आ जाएगा। कैसे? कि मान लीजिए हमको दिया हुआ है NDP MP, और उसमें मान लीजिए यहां दिया हुआ है NNP MP, और उसमें से अगर हम NDP MP घटा दें, माइनस कर दें, तो ऑटोमेटिकली क्या निकल के आ जाएगा? NFIA। या हम मान लीजिए GNP MP दे रखा हमको, और उसमें से अगर हमने GDP MP माइनस कर दिया, तो भी हमारे पास क्या आएगा? NFIA, क्योंकि इस N में से जब भी D माइनस किया जाएगा तब NFIA आता है। ठीक है, अब NFIA की क्या होती है? देखिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ध्यान रखना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। इन दोनों का डिफरेंस, किसका? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और फैक्टर इनकम टू अब्रोड का जो डिफरेंस होता है वही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड होता है, NFIA। और इसी की जरूरत होती है हमको नेशनल इनकम काउंटिंग में। तो ये तीन फॉर्मूला जो है वो आप अच्छी तरह याद रखना, क्योंकि इन्हीं के बेस पे आगे हम पूरा नेशनल इनकम कंप्लीट करने वाले हैं। आप इसको लिख लेना। फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की क्यों जरूरत पड़ी हमें? क्योंकि हमने यहां अभी अभी बताया था कि NIT इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स वो डायरेक्ट नहीं देते, बल्कि वो क्या कर देते हैं? ऐसे सैंपल दे देते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं। ठीक है ना? हालांकि इनमें से कुछ टैक्स GST में इंक्लूड कर दिए गए हैं, तो कुछ टैक्स हो सकता है फिनिश हो गए हों, ठीक, वरना ये टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। अब आगे देखते हैं, ध्यान दे। अब चल रहे हैं हम हमारी वैल्यू एडेड मेथड पे। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले है ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसको हम GVA-MP कहते हैं। ध्यान दें, ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसको हम GVA-MP कहते हैं, इज फर्स्ट कैलकुलेटेड बाय द वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से जब आप कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करते हो? आप GVA-MP निकालते हो आंसर के रूप में, विच इज जस्ट इक्वल टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस GDP-MP। और ये जो GVA-MP होती है वो हमेशा क्या होती है? GDP-MP। GVA-MP को ही GDP-MP कहते हैं, क्योंकि वैल्यू एडेड शब्द जहां जहां आएगा, जहां जहां वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, जहां जहां वैल्यू एडेड वर्ड आ जाए, वहां वहां आप क्या मान लेना कि ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इट मींस VA जहां लिखा हो उसका मतलब होगा DP, यानी कि वैल्यू एडेड इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे GVA-MP अगर पूछा जाए तो आपको क्या निकालना है? GDP-MP। GVA-FC अगर पूछा जाए तो क्या निकालना है? GDP-FC। NVA-FC पूछा जाए तो क्या निकालना है? NDP-FC। और NVA-MP पूछा जाए तो क्या निकालना है? NDP-MP। तो GVA-MP इज इक्वल टू GDP-MP। और वैल्यू एडेड मेथड से सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? GDP-MP।
अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फॉर्मूला ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। तो देख लेते हैं इसके फॉर्मूले क्या है। सबसे पहले जीवीएमपी, जो कि हम जानते हैं जीडीपीएमपी के बराबर होती है। पहला फॉर्मूला इसका फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट किसकी होती है? जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है, जब उसका कंजप्शन किया जाता है, उसका यूज किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उसको कहा जाता है। तो जितनी उसकी कॉस्ट है उसको हम माइनस कर देते हैं किसमें से? फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट में। ठीक है, फिर फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं? फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे? टोटल सेल्स। टोटल सेल्स क्या होती है? डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, इन दोनों को जोड़कर टोटल सेल्स बनती है, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक भी क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को चेंज इन स्टॉक कहते हैं। तो देखिए, जीवीएमपी इज इक्वल टू जीडीपीएमपी इज इक्वल टू टोटल सेल्स। ये टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, फिर ये माइनस आ गया, और इंटरमीडिएट कॉस्ट। हमने इस वाले फॉर्मूले में ये वाली वैल्यूज पुट अप कर दी है, जिससे हमारे पास ये एक और फॉर्मूला तैयार हो गया है। जीडीपीएमपी इज इक्वल टू टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ये तो हो गई वैल्यू एडेड मेथड से, ये निकल के आ जाएगा। फिर इससे डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालेंगे? एनडीपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपीएमपी। ये जीडीपीएमपी तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमको कहां पहुंचना है? एनडीपीएफसी पे। तो देखिए, यहां जी है, यहां एन है, ध्यान देना, यहां क्या है? जी, और यहां क्या है? एन। तो हमने अभी अभी देखा था जी का मतलब होता है ग्रोस। ग्रोस में से ऐसा क्या घटाएं, क्या माइनस करें कि नेट आ जाए? तो हम जानते हैं ग्रोस में से हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो नेट आ जाएगा। तो ये पहली चीज क्लियर होगी, इसलिए मैंने माइनस डेप लिखा है। दूसरी चीज, यहां डी है, यहां डी है, कुछ नहीं करना। यहां पी है, यहां पी है, कुछ नहीं करना। लेकिन यहां एफसी है और यहां एमपी है, तो एमपी में से क्या माइनस करें कि एफसी आ जाए? तो हम जानते हैं एमपी में से आप एनआईटी माइनस कर दो। ठीक है, एमपी में से क्या कर दो? माइनस एनआईटी। तो ये आपके पास एनडीपीएफसी आ जाएगा। अब ध्यान देना, यहां से लेके यहां तक ये अलग फॉर्मूला है। अलग फॉर्मूला कौन सा? अब हम नेशनल इनकम का फॉर्मूला देखने वाले हैं। नेशनल इनकम एनएनपीएफसी इज इक्वल टू, अब ध्यान देना, ये एनडीपीएफसी तो हमने यहां फाइंड आउट कर ली। अब ये एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी में कैसे पहुंचेंगे? ये एन है, ये एन है, कुछ नहीं करना। ये डी है यहां डोमेस्टिक, और यहां नेशनल है। तो नेशनल बनाने के लिए डोमेस्टिक में क्या ऐड करते हैं? एनएफआईए। बस खत्म, ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू एनएनपीएफसी। तो इस तरीके से आप डोमेस्टिक इनकम निकाल लें पहले, और फिर उसके बाद नेशनल इनकम निकाल लें। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कुछ सैंपल क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ग्रोस वैल्यू एडेड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ऐसे आ सकता है ये क्वेश्चन, या दूसरे, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। वो आपको कह सकता है कोई एग्जांपल लो और वैल्यू एडिशन मेथड से आप फाइंड आउट करो क्या? नेशनल इनकम। तो आपको ऐसे करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये क्वेश्चन है। अब मैं आंसर पे आ जाता हूं। तो एंटरप्राइज हमारे पास है फार्मर, फ्लोर मिल, बेकरी शॉप, शॉपकीपर। वैल्यू ऑफ आउटपुट ये हमारे पास दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजप्शन भी दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में। हमको ग्रोस वैल्यू एडेड निकालनी है। उससे पहले मैं समझा दूं ये हो क्या रहा है। मैंने यहां सैंपल ले लिया है। मान लीजिए कोई फार्मर है, फार्मर ने 200 रुपीज का मेन्योर, सीड और फर्टिलाइजर यूज किया प्रोडक्शन प्रोसेस में, और उसने 600 का वीट का प्रोडक्शन कर दिया। 200 रुपीज उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट हुई, क्योंकि 200 रुपीज का उसने सीड, फर्टिलाइजर, मेन्योर और भी कोई चीजें ली, और उससे प्रोडक्शन कितना का किया उसने वीट का? 600 रुपीज का। तो फार्मर ने कितना वैल्यू एडिशन किया? 600 माइनस 200 इज इक्वल टू 400 का ये वैल्यू एडिशन कर दिया उसने पहली स्टेज पे। अब ये 600 का जो वीट है वो फार्मर ने किसको सेल कर दिया? फ्लोर मिल को। कहां गए? ये देखिए 600 यहां से यहां आ गया। तो फ्लोर मिल वाले ने ये 600 का वीट किससे खरीदा है? फार्मर से। और इस 600 के वीट को उसने बदल दिया 800 के फ्लोर में, आटा बन गया 800 रुपए का। ठीक है, तो इसका मतलब फ्लोर मिल वाले ने कितनी वैल्यू एडिशन की? 800 माइनस 600 इज इक्वल टू 200 रुपीज की। अब बेकरी शॉप वाले ने क्या किया? इस 800 का जो फ्लोर है उसने परचेज कर लिया। फ्लोर मिल वाले ने ये जो फ्लोर बनाया था 800 का, वो किसको सेल कर दिया? बेकरी शॉप को।
तो बेकरी शॉप वाले के लिए ये 800 का फ्लोर क्या हो गया, इंटरमीडिएट कंजप्शन, क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में उसका यूज करेगा एज ए रॉ मटेरियल। तो 800 के फ्लोर का यूज करके बेकरी शॉप वाले ने 1000 रुपीज के बिस्किट बना दिए। तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 1000 माइनस 800 इज इक्वल टू 200 रुपीज। अब बेकरी शॉप ने ये 1000 रुपीज के बिस्किट किसको सेल कर दिए, किसी शॉपकीपर को। ध्यान देना, ये मान लीजिए बेकरी शॉप थी, उसने किसी दूसरी शॉप वाले को 1000 रुपीज के बिस्किट सेल कर दिए। अब 1000 के बिस्किट इस शॉपकीपर ने, अगले वाले शॉपकीपर ने परचेज किए इससे, तो ये उसके लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट कंजप्शन। और वो इस 1000 रुपए के बिस्किट को कितने में बेच रहा है, 1200 रुपीज में। ये 1000 के बिस्किट को वो कितने में सेल कर रहा है, 1200 रुपीज में। तो कितनी वैल्यू एडिशन हुई, 1200 माइनस 1000 इक्वल टू 200 रुपीज। तो टोटल वैल्यू एडिशन कितनी हुई, 400 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200 इज इक्वल टू 1000। ये आ गई हमारी ग्रोस वैल्यू एडिशन। ठीक है, यहां आ गई। इनको अगर सबको ऐड करेंगे तो फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया 3600। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया इंटरमीडिएट कंजप्शन 2600। तो देखिए जीवीएमपी बराबर इज इक्वल टू जीडीपीएमपी इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, ये हमारा फॉर्मूला है। तो देखिए फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट 3600 है और इंटरमीडिएट कंजप्शन 2600 है। तो आंसर कितना आ गया, जीवीएमपी इज इक्वल टू जीडीपीएमपी इज इक्वल टू 1000 रुपीज। और यही 1000 यहां भी दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर ओनली 2 फर्म्स इन एन इकोनॉमी, केवल 2 फर्म है कंप्लीट इकोनॉमी में। कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्या क्या कैलकुलेशन करनी है। नंबर 1, वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए एंड बी, फर्म ए और फर्म बी की वैल्यू एडिशन निकालनी है हमको। सेकंड हमको निकालना है ग्रोस वैल्यू एडेड कंप्लीट इकोनॉमी की। थर्ड हमको निकालना है ग्रोस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो हम पहले इसका ये देख लेते हैं। ये हमारे पास सैंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारे पास कैलकुलेशन के लिए डाटा दिया हुआ है। तो पहला हम निकाल रहे हैं वैल्यू एडेड ऑफ ए फर्म। इसका फॉर्मूला क्या होता है वैल्यू एडिशन मेथड का, जीवीएमपी इज इक्वल टू जीडीपीएमपी इज इक्वल टू टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब हम निकालते हैं सबसे पहले फर्म ए की वैल्यू एडिशन कितनी हुई है। तो फर्म ए की जीडीपी एमपी ए निकालिए। ये ए का मतलब क्या है, फर्म ए की जीडीपी एमपी। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फर्म ए टोटल सेल्स। इस फॉर्मूले में हर जगह क्या लगा दो, फर्म ए फर्म ए फर्म ए। तो फर्म ए टोटल सेल्स, ये टोटल सेल्स को मैंने बना दिया यहाँ पे, फिर प्लस प्लस चेंज इन स्टॉक के लिए हमने क्या लिखा, फर्म ए चेंज इन स्टॉक। फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट के लिए क्या लिखा, माइनस फर्म ए इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो अब देखो फर्म ए टोटल कॉस्ट कहां लिखी हुई है, इसमें किस रूप में लिखी हुई है, देखिए सेल्स बाय फर्म ए, ये देखिए ये 100 रुपीज, ये 100 रुपीज यहां ला गया। फिर है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए फर्म ए, क्योंकि चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए फर्म ए कितना है, ढूंढिए आप। ये देखिए ये रहा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए, ये 20, तो ये 20 आ गया। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए देखिए 25, ये आ गया 25। फिर माइनस परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, यही हमारा क्या बनेगा, इंटरमीडिएट कॉस्ट। परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए ने फर्म बी से कितना परचेज किया, तो वो इंटरमीडिएट कंजप्शन हो जाएगा। तो कितना किया, ये देखिए 40 रुपीज था। परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, तो ये 40 आ गया। तो जब हमने इसको कैलकुलेशन की तो आंसर आया जीडीपी एमपी फॉर फर्म ए इज इक्वल टू 55। ये हमारा आंसर आ गया पहले का फर्स्ट भाग। अब सेकंड निकालते हैं, ऐसे ही फर्म बी की निकालेंगे हम। फर्म बी के लिए हमने हर जगह फॉर्मूले में क्या लिख दिया है, फर्म बी फर्म बी फर्म बी। ठीक है, तो देखिए सेल्स बाय फर्म बी कितनी है, सेल्स बाय फर्म बी ये रही 200 रुपीज। फिर प्लस, तो प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, देखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 35, तो 35। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी देखिए 45, ये रहा 45। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 45। फिर -60 क्या है, -60 क्या है, ये रहे परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी। फर्म बी ने फर्म ए से कितनी परचेजेस की है, वही क्या है, इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो इसको माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया जीडीपी एमपी फॉर फर्म बी इज इक्वल टू 130 आंसर। ये आ गई हमारी फर्म बी की जीडीपी एमपी। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। अब निकालते हैं हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
GVA निकालो। GVA का मतलब GVAMP इज इक्वल टू GDPMP निकालो। अब हमारे पास दो फर्म है पूरी इकोनॉमी में, तो फर्म ए ने जितनी वैल्यू एडिशन की है प्लस फर्म बी ने जितनी वैल्यू एडिशन की है, अगर उन दोनों को हम सम कर दें, उनको ऐड कर दें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा, GDPMP A प्लस GDPMP B 55 प्लस 130 इज इक्वल टू 185 आंसर आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन है ग्रोस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालो, GDPFC। ग्रोस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि GDPFC निकालो। सिंस मार्केट प्राइस MP इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, हमने अभी देखा था हमारे तीन मेन फॉर्मूले कि MP इज इक्वल टू क्या होता है, FC प्लस NIT। तो FC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MP माइनस NIT। तो देखिए GDPFC इज इक्वल टू GDPMP की वैल्यू कितनी है 185, ये रही 185, ठीक है। माइनस का NIT डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करने वाले हैं, इनडायरेक्ट टैक्स ढूंढेंगे। तो ये देखिए इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय बोथ फर्म्स 30, तो हमने 30 लिख दिया। सब्सिडी लिखी हुई है क्या, नहीं है कहीं भी, तो हमने इसको 0 मान लिया। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो GDPFC कितनी आ गई है 155 रुपीज। ये हमारा आंसर आ गया थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा कंप्लीट। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट द मार्केट प्राइस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, इससे हम आंसर निकालेंगे क्या, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है। सबसे पहले उससे पहले हम क्या निकालेंगे, GVA निकालेंगे हम, क्योंकि हमको पता है वैल्यू एडिशन मेथड से सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, GVMP इज इक्वल टू GDPMP, जिसका फॉर्मूला क्या है, टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो यहाँ क्वेश्चन में टोटल सेल्स को किस रूप में दिया हुआ है, सेल्स के नाम से, सेल्स 25। फिर है चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कहां लिखा हुआ है, ये देखिए नेट चेंज इन स्टॉक -2, तो ये -2। फिर है इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट कहां है, ये रही, देखिए रॉ मटेरियल के नाम से लिखी हुई है 6, तो ये -6। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 17, ये आ गया हमारे पास GDPMP, ठीक है। लेकिन हमें GDPMP नहीं, हमको क्या निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालनी है। तो नेट निकालनी है, उससे पहले हमको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। यहां डेप्रिसिएशन डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, तो उसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द असेट अपॉन यूजफुल लाइफ स्पैन ऑफ द फिक्स्ड असेट्स इन ईयर्स। तो कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट कितनी है 15 ईयर्स, ये देखिए 15 रुपीज। फिक्स्ड कैपिटल गुड विद ए लाइफ स्पैन ऑफ 5 ईयर्स, तो इसकी कॉस्ट कितनी हुई है 15 रुपीज। रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है, तो हमने इसको 0 मान लिया। यूजफुल लाइफ स्पैन ऑफ द फिक्स्ड एसेट कितनी है 5, तो ये 5 लिखी हुई है, हमने इसको 5 ले लिया। तो आंसर कितना आया डेप्रिसिएशन का 3। अब ये डेप्रिसिएशन निकल के आ गया। अब हम निकालेंगे नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए हमने अभी GVMP बराबर GDPMP निकाल ली थी 17, डेप्रिसिएशन भी निकल के आ गया था हमारा 3। अब हम निकाल रहे हैं क्या, देखिए सिंस ग्रोस G इज इक्वल टू नेट N1 प्लस डेप्रिसिएशन होता है, हेंस नेट N1 इज इक्वल टू होगा ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन। ये हमारा मेन जो 3 फॉर्मूला है वो है। हेंस NDPMC, क्योंकि हमको क्या निकालना है, वैल्यू एडेड का V और A जहां आएगा इसका मतलब होगा MP। तो नेट वैल्यू एडेड का मतलब हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, DP हो जाएगा, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि वैल्यू एडेड इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इसलिए नेट वैल्यू एडेड का मतलब हुआ, ये हमसे क्या पूछ रहा है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूछ रहा है एट मार्केट प्राइस। तो MP इज इक्वल टू GDPMP माइनस, अब देखिए यहां G है और यहां N है, तो G में से क्या माइनस करें कि नेट आ जाए, तो G में से हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो देखिए हेंस NDPMP इज इक्वल टू 17 GVMP हो गया माइनस 3 हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, तो NDPMP इज इक्वल टू कितना आया 14, आंसर आ गया हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द ग्रोस वैल्यू एडेड एट द मार्केट प्राइस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारे क्वेश्चन की वैल्यूज हैं। अब हम देख लेते हैं GVMP GDPMP का फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है ऑलरेडी, टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो देखिए इसका फॉर्मूले में टोटल सेल्स कितनी है, टोटल सेल्स यहां 2 तरह से दी हुई है, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट करेंगे तब जाके टोटल सेल आएगी।
चेंज इन स्टॉक कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए नेट चेंज इन स्टॉक, तो मैंने लिख दिया है। फिर है इंटरमीडिएट कॉस्ट को किस नाम से दिया हुआ है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स के नाम से दिया हुआ है इंटरमीडिएट कॉस्ट। ऐसी गुड्स जो सिंगल टाइम यूज हो और फिर फिनिश हो जाए प्रोडक्शन प्रोसेस में, हम उसको सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। तो ये माइनस हो गया। तो वैल्यूज पुटअप करो, डोमेस्टिक सेल कितनी है 200, एक्सपोर्ट कितना है 10, नेट चेंज इन स्टॉक कितना है -10, और सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स कितनी दी हुई है -120। तो आंसर आ गया निकल के GVAMP इक्वल टू GDPMP इक्वल टू 80। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेट द ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर, ग्रोस वैल्यू एडेड ऑफ द इकोनॉमी, नेशनल इनकम बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में आपको क्या निकालनी है, ग्रोस वैल्यू एडेड निकालनी है, साथ में आपको इकोनॉमी की नेशनल इनकम भी निकालनी है और ग्रोस वैल्यू एडेड भी निकालना है इकोनॉमी का इस सैंपल से। ठीक है, ये हमारे पास सैंपल दिया हुआ है। चलते हैं हम आगे। तो देखिए हम जानते हैं GVMP इज इक्वल टू GDPMP होगा, फॉर्मूला क्या होगा, फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमने इसके GVMP के फॉर्मूले देखे थे। तो उसमें फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर इंटरमीडिएट कॉस्ट कटा दी जाए तो हमारे पास ये आंसर आता है। तो ये P का मतलब है प्राइमरी सेक्टर, S का मतलब है सेकेंडरी सेक्टर और T का मतलब है टेरिटरी सेक्टर। तो GDPMP फॉर प्राइमरी सेक्टर क्या फॉर्मूला बनेगा, फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर की फाइनल वैल्यू आउटपुट माइनस प्राइमरी सेक्टर का ही इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो देखिए फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर में कितनी दी हुई है, देखिए ये 800, ये रही प्राइमरी सेक्टर की 800 वैल्यू ऑफ आउटपुट। ऐसे ही वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स परचेस्ड कितनी है प्राइमरी सेक्टर की 400। तो देखिए 800 माइनस 400 इज इक्वल टू 400 आंसर आ गया किसका, प्राइमरी सेक्टर में GDPMP ये निकल के आ गया। ऐसे ही सेकेंडरी सेक्टर में फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट सेकेंडरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। तो देखिए सेकेंडरी सेक्टर में ये रही सेकेंडरी सेक्टर की फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट 200 है और इंटरमीडिएट गुड्स परचेज कितनी है 100। तो 200 में से 100 गया तो 100 आंसर आ गया। ऐसे ही टेरिटरी सेक्टर में देखते हैं फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट टेरिटरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ टेरिटरी सेक्टर। तो देखिए ये रहा, ये टेरी सेक्टर का फाइनल प्रोडक्शन है और ये टेरिटरी सेक्टर का इंटरमीडिएट कंजप्शन है 550। तो हमारे पास आंसर आ गया निकल के 250। तो ये हो गई सेपरेट, ये प्राइमरी सेक्टर का GDPMP, ये सेकेंडरी सेक्टर का और ये टेरिटरी सेक्टर का आंसर हो गया। अब आगे आते हैं कंप्लीट इकोनॉमी का देखते हैं। तो हम देखते हैं कंप्लीट इकोनॉमी का अगर निकालना हो तो GVMP इज GDPMP इज इक्वल टू तीनों सेक्टर में जितनी भी GDPMP निकली उसको आप ऐड कर दो। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर की जब GDPMP जोड़ी तो आंसर निकल के आ गया हमारे पास 750। क्लियर है। अब हम आते हैं आगे लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। हम जानते हैं 3 मेजर फॉर्मूलास ऑफ नेशनल इनकम क्या है, MP इज इक्वल टू FC प्लस NIT होता है, G इज इक्वल टू N1 प्लस डेप होता है और N2 इज इक्वल टू D प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड होता है। ठीक है, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसको NFIA कर लेना है। तो मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये NFIA, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या बनेगा, NNP-FC इज इक्वल टू GDPMP तो हमने निकाल ही लिया। तो GDPMP में से देखिए यहां क्या है, ये देखिए यहां G है और यहां N है। तो N बराबर क्या होगा, G में से ग्रोस में से क्या माइनस करें कि नेट निकल के आ जाए, तो ये हम डेप माइनस करेंगे। ठीक है, फिर यहां D है और यहां N है। डोमेस्टिक में क्या प्लस करें कि नेशनल इनकम बन जाए, तो डोमेस्टिक में हम NFIA ऐड करेंगे। यहां P है, यहां P है, कुछ नहीं करना। यहां MP है और यहां FC है, तो MP में से क्या माइनस करें कि FC आ जाए, तो NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है नेशनल इनकम का, NNP-FC इज इक्वल टू GDPMP माइनस डेप प्लस NFIA माइनस NIT। तो देखिए NNP-FC इज इक्वल टू GDPMP माइनस फिक्स्ड कैपिटल कंजप्शन ऑफ ऑल सेक्टर। डेप्रिसिएशन को ही यहां क्या लिखा गया है क्वेश्चन में, फिक्स्ड कैपिटल कंजप्शन ऑफ ऑल सेक्टर्स। NFIA प्लस
फैक्टर इनकम NFIA के दो पार्ट होते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और फैक्टर इनकम प्रोवाइडेड टू नॉन अब्रोड। तो यहां नॉन रेसिडेंट लिख दिया गया है, ठीक है ना। फिर है माइनस का NIT हम जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय ऑल सेक्टर्स माइनस सब्सिडी। IT माइनस सब्सिडी होता है ना, तो IT किसका, सभी सेक्टर्स का IT माइनस सभी सेक्टर्स की सब्सिडी, ठीक। तो अब वैल्यूज देख लेते हैं। फिक्स्ड कैपिटल कंजप्शन ऑफ ऑल सेक्टर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 750। फिर है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम प्रोवाइडेड टू नॉन रेसिडेंट्स, ये देख लेते हैं, ये 10 माइनस 20 है। फिर है माइनस का साइन, इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय ऑल सेक्टर्स 50 है और सब्सिडी कितनी दी हुई है 20, ठीक है। और ये हमारे पास GDP MP 750 है और फिक्स्ड कैपिटल कंजप्शन माइनस का 80 है। क्लियर है। ये GDP MP तो हमने यहां निकाली थी 750, इसलिए आया है। फिक्स्ड कैपिटल कंजप्शन ऑफ ऑल सेक्टर ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रोड 10, ये भी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। फैक्टर इनकम प्रोवाइडेड टू नॉन रेसिडेंट माइनस 20, ये भी दिया हुआ है। माइनस, फिर ये माइनस, इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय ऑल सेक्टर्स 50 है, फिर माइनस माइनस, सब्सिडी रिसीव्ड बाय ऑल द सेक्टर्स 20 है। तो इस तरह से कैलकुलेशन की तो हमारे पास ये नेशनल इनकम निकल के आ गई है। NNPFC इज इक्वल टू 630 आंसर आ गया है। ये था कंप्लीट टॉपिक। स्टूडेंट्स, मेरे दो चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, NPS, CCS NPS रूल्स, PPF, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, SBI स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, MS एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।